बिग मॉम यहाँ पर दोबारा से आ जाते हैं, जिसे देखकर ज़्यूस भी डर जाता है और किंग बॉम अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देता है। पर तभी मामा के ऑर्डर से सीड्यूसिंग वुड के जितने भी पेड़ होते हैं ये सभी किंग बॉम का रास्ता रोक लेते हैं और किंग बॉम को अपनी फियांसे की बातें याद आ जाती हैं और उसे याद करते हुए कहने लगता है कि नहीं, आज मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ। और किंग बॉम पूरी हिम्मत से यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, सभी के सभी पेड़ों को डिस्ट्रॉय करते हुए और अपने रास्ते में आने वाले हर एक पेड़ को कुचलना शुरू कर देता है। और सांची और लूफी दोनों मैदान में आ जाते हैं और किंग बॉम के लिए रास्ते को साफ करना शुरू कर देते हैं। ये सभी लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी मैदान में प्रोमेथ्यूस भी आ जाता है, जो कि इस वक्त अपनी विशालकाय फॉर्म में होता है और एक बहुत ही बड़े आग के गोले में बदल जाता है। आसपास का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है और किंग बॉम इसे देखते साथ ही फ्रीज हो जाता है। अब तुम सभी का खेल यहाँ पर खत्म होने वाला है। किंग बॉम की पत्तियां जलने लगती हैं। हमें यहाँ से भागना होगा दोस्तों। जिसके बाद लूफी नामी को पकड़ता है। सभी लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। किंग बॉम वहाँ से दूर हट जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और किंग बॉम यहाँ से भागना तो चाहता था, लेकिन इसके पैर यहीं पर फ्रीज हो जाते हैं और प्रोमेथ्यूस अपना तापमान बढ़ाता है और अपना रौद्र रूप धारण कर लेता है, जिसकी वजह से किंग बॉम पूरी तरह से मारा जाता है। पर लूफी और बाकी सभी लोग यहाँ से बच निकलते हैं और तभी बिग मॉम भी यहाँ पर आ जाती है। अब इसके बाद हम ब्रूली को देखते हैं, जिसके मिरर वर्ल्ड के अंदर अभी 10,000 सोल्जर्स मौजूद होते हैं, जो कि एक एक करके स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की शिप पर जा रहे हैं और पानी के ऊपर भी सिक्योरिटी को पूरी तरह से टाइट कर दिया जाता है। और ये सभी लोग बैजे का भी पीछा कर रहे होते हैं और साथ ही में इन लोगों ने हर एक आइलैंड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, ताकि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के भागने का कोई भी रास्ता ना बचे। और पानी के अंदर जो इनके मॉनिटरिंग स्लग्स हैं, ये सभी भी चप्पे चप्पे पर तैनात होते हैं। अब अगर वो स्ट्रॉ हैट 1000 सनी को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश भी करेगा तो भी वो लोग पकड़े जाएंगे। और काताकुरी सनी के ऊपर मौजूद होता है और इसका एक साथी इससे कहने लगता है कि सर, मामा तो ऑलरेडी स्ट्रॉ हैट के पीछे पड़ चुकी है, उनका निकलना मुश्किल है, तो आखिर हम यहाँ पर बैठ कर क्या कर रहे हैं। मैंने भागने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता। और बैजे अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ से भाग रहा होता है कि तभी पुडिंग यहाँ पर पहुँच जाती है और बैजे पुडिंग को देखकर अपनी पिस्तौल को इस पर तान देता है। सामने से हट जा अगली औरत, वरना तेरा वेदा ही पर खाली कर दूंगा। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं बस यहाँ पर शेफॉन से बात करने आई हूँ। और शेफॉन से कहती है कि शेफॉन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। शेफॉन, मामा को हंगर पैंक आ चुका है और इस बार उन्हें वेडिंग केक चाहिए और तुम भी इस बात को अच्छे से जानती हो कि वेडिंग केक चॉकलेट और शेफॉन केक का कॉम्बिनेशन है, तो तुम समझ गई होगी कि मुझे तुम्हारी मदद क्यों चाहिए। हाँ मैं समझ गई, पर मुझे माफ करना पुडिंग, मैं तुम्हारी इस काम में कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं लोला की तरह ही मामा को छोड़कर जा रही हूँ और मुझे टोटोलैंड या यहाँ के लोगों की कोई भी फिक्र नहीं है। तुमने सुन लिया ना अगली औरत, चलो अब दफा हो जाओ। तुम शायद मुझे गलत समझ रही हो, मैं यहाँ टोटोलैंड या यहाँ के लोगों के लिए तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और पुडिंग इमोशनल होकर कहने लगती है कि हमें हर हालत में मामा को रोकना ही होगा, इससे पहले कि वो सांची या उसके दोस्तों की जान ले ले। और यहाँ पर सीड्यूसिंग वुड पूरी तरह से आग की लपटों में घिर चुका है और ये सब कुछ बस प्रोमेथ्यूस की वजह से हुआ था। और लूफी और ये सभी लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं और बिग मॉम इनके पीछे पड़ चुकी है, हाथ पैर नहा धोकर। और जिम्बे बताने लगता है कि बिग मॉम को उसके हंगर पैंक वाली स्टेट में रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और जब तक उसका ये गुस्सा शांत नहीं हो जाता हमें हर हालत में यहाँ से भागते रहना होगा। जिम्बे यार, ये हंगर पैंक क्या होता है यार? लूफी, बिग मॉम एक ऐसी माइंड स्टेट में पहुंच जाती है जहां पर उसे सिर्फ वही चीज चाहिए जिसकी उसे अभी तलब लगी है, और जब तक उसे वो चीज नहीं मिल जाती बिग मॉम शांत नहीं होने वाली है। और इस बार इसे वेडिंग केक चाहिए, क्योंकि वो वेडिंग केक को नहीं खा पाई। लूफी के बच्चे ढक्कन, तुम्हें उस वेडिंग केक को तो बाहर नहीं करना चाहिए था, गधे कहीं के। भाई मुझे थोड़ी पता था यार, पर कुछ भी हो मजा बताया भाई, बहुत टेस्टी था वो, मस्त था मस्त। लूफी, सांची और ये सभी लोग मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं और तभी उन्हें वही डोनट ब्रिज नजर आता है जहाँ पर वो क्रोकोडाइल था और ये सभी लोग समझ जाते हैं कि ये लोग यहाँ पर पहले आ चुके हैं और इसके आगे 1000 सनी मौजूद होगी। क्या तुम लोगों को याद नहीं, लास्ट टाइम इसे एक जायंट से क्रोकोडाइल ने खा लिया था, ये एक चाल हो सकती है। और ब्रूक और चॉपर जूस रिवर के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्हें सबमरीन के जरिए से 1000 सनी पर वापस जाना था। लेकिन ये लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि पूरी की पूरी रिवर स्वीट क्रीम से ढक चुकी है और चॉपर इस क्रीम वाली रिवर को देखकर इसका दीवाना हो जाता है और इसमें डुबकियां लगा के इसे खाना शुरू कर देता है। अरे वाह, ये कितना टेस्टी है, अरे वाह। और यहाँ पर जिम्बे कहता है कि किसी भी हालत में हमें ज़्यूस को अपने साथ ही रखना होगा, ताकि बिग मॉम किसी भी हालत में इस पर सवारी करके हमारे पास ना पहुँच पाए। और नामी से और भी ज्यादा ब्लैक बॉल्स देना शुरू कर देती है और कहती है कि ज़्यूस, तुम्हें जितनी मर्जी ट्रीट चाहिए तुम खा सकते हो, बस तुम्हें मुझे फॉलो करते रहना होगा। ये सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी बिग मॉम ज़्यूस को आवाज लगाती है, ज़्यूस मेरे पास वापस हो। ये सुनकर ज़्यूस भी डर जाता है और प्रोमेथ्यूस इसके पास आकर कहता है कि ज़्यूस, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? आखिर तुम मामा के साथ धोखा कैसे कर सकते हो? अभी भी वक्त है, मेरे साथ वापस चलो। और नामी दोबारा से इसे ब्लैक बॉल्स का लालच दे देती है। ज़्यूस, जरा देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा थंडर बॉल बनाया है, बिल्कुल एनर्जी से भरा, जिसे खाकर तुम्हें मजा आ जाएगा। और ज़्यूस दोबारा से लुढ़क जाता है और तभी लूफी सेकंड गियर में आ जाता है। सुन बे आके गोले, तूने उस ट्री को जलाकर बहुत बुरा किया है और अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। और लूफी अपना गम गैटलिंग अटैक यूज करते हुए ज़्यूस के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और इसको मार मार कर इसे छोटा कर देता है और सभी को लगता है कि लूफी ने इसे हरा दिया है। लेकिन प्रोमेथ्यूस दोबारा से अपने उसी खतरनाक रूप को धारण कर लेता है। माफ करना बच्चे, पर तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते, और अब तैयार हो जाओ, मैं तुम सभी की तंदूरी बनाने वाला हूँ। और प्रोमेथ्यूस इन पर हमला करने लगता है और ये सभी लोग किसी तरह से बचते हुए उस जूस वाली रिवर में कूद जाते हैं। और जिम्बे
प्रोमेथियस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से प्रोमेथियस सिकुड़ जाता है और कमजोर पड़ जाता है। जिसके बाद सेफली ये लोग उस ब्रिज को क्रॉस कर जाते हैं और यहाँ पर चॉपर और ब्रूक ने उस शार्क सबमरीन को ढूंढ लिया था और यहाँ चॉपर खा खा कर प्रेग्नेंट हो चुका है। ये खाना कितना स्वादिष्ट था, मजा आ गया। और यहाँ पर जिम्बे कहने लगता है कि कितनी ज्यादा अजीब बात है, हमने काफी समय से बिग मॉम के किसी भी बच्चे को अपने आसपास नहीं देखा है, जिसका मतलब ये है कि सभी लोग कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि तभी इनका सामना उन्हीं के साथ हो जाता है और सभी लोग इनके सामने कूद पड़ते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लगता है हमें इनसे लड़ना ही होगा। और यहाँ पर ब्रूक और चॉपर सबमरीन को लेकर सीधा सनी की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में इनका सामना एक बहुत बड़े जायंट सी मॉन्स्टर के साथ हो जाता है, जिसे देखकर इनकी फट जाती है और इसी मॉन्स्टर भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे तैसे करके उससे एस्केप कर जाते हैं। और यहाँ पर लूफी और सभी लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ के पेड़ भी बिग मॉम के बच्चों की मदद कर रहे होते हैं। सांजी अपना एक खतरनाक अटैक यूज करता है और इसकी चपेट में आने वाले बंदे को भून कर रख देता है। लूफी भी अपना सेकंड गियर एक्टिवेट कर देता है और 2 लोगों को दबोच लेता है और जिम्बे भी अपना अटैक परफॉर्म करता है और इन सभी को हरा देता है। अगर हम ऐसे ही बिना डायरेक्शन के घूमते रहे तो बस घूम घूम कर एक ही जगह पर आते रहेंगे। हमें जल्द से जल्द 1000 सनी पर पहुंचना होगा। और कैरेट दिमाग लगाती है और बोलती है कि क्यों ना हम पेड़ों के ऊपर जाकर देखें, एक हाई ग्राउंड पर जाकर 1000 सनी को देखते हैं कि वो कहाँ पर है। ये प्लान अच्छा तो था, लेकिन कैरेट इसमें नाकामयाब हो जाती है और तभी मैदान में पेड्रो आ जाता है और हवा में जंप लगाकर ऊपर की तरफ जाने लगता है तो सीड्यूसिंग वुड के जो पेड़ होते हैं इस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पेड्रो उन सभी को निपटा देता है और ऊपर पेड़ों पर जाकर 1000 सनी को देख लेता है और इसकी डायरेक्शन में गाइड करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी बिग मॉम दोबारा से अपनी सोर्ड का यूज करके उसी पावरफुल स्लैश को परफॉर्म करती है और जिम्बे सभी को झुकने का ऑर्डर देता है और उस स्लैश अटैक की चपेट में आने वाला हर एक इंसान, हर एक पेड़ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिग मॉम लगातार उस स्लैश अटैक को करती रहती है और प्रोमेथियस भी आग की गोले फेंकना शुरू कर देता है, जिससे ये सभी लोग जैसे तैसे करके बचते रहते हैं। पर प्रोमेथियस और बिग मॉम दोनों इन्हें घेर लेते हैं और अब इन्हें समझ में नहीं आता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। और चटोरा ज़्यूस नामी के पास आकर उस जायंट ब्लैक बॉल को खा लेता है, जिसे खाकर इसकी बॉडी में हलचल होनी शुरू हो जाती है। ज़्यूस से खाकर पागल हो जाता है और हवा में फ्लोट करके एक बहुत बड़े काले बादल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आज से पहले मैंने ऐसा स्वाद कहीं नहीं चखा। और ज़्यूस की इस फॉर्म को देखकर प्रोमेथियस डर जाता है। लगता है ये गधा कोई ना कोई गलती करने वाला है। ओए जाग जा। और तभी नामी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। गाइस बस मेरे प्लान को फॉलो करो और यहाँ से सीधा भागते रहो, बिल्कुल भी मत रुकना। सांची नामी को उठा लेता है। आज सुनिए मेरी गोदी में आजा और आगे बढ़ने लगते हैं और नामी अपने क्लाइमेट बटन का यूज करके ज़्यूस को कंट्रोल करना शुरू कर देती है और ज़्यूस ब्रीज टेम्पो नाम का एक खतरनाक हमला बिग मॉम पर कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि लूफी, सांची और बाकी सभी लोग इवन की प्रोमेथियस भी दूर जाकर गिरते हैं और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और बिग मॉम को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और यहाँ पर ब्रूक और चॉपर ये लोग 1000 सनी के पास पहुंच जाते हैं और चॉपर को यहाँ पर दूरबीन से यहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं और इसे लगता है कि शायद से ये इनके स्ट्रॉ हेड्स है और वहाँ पर जाकर उन लोगों को आवाजें देना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोनों के तोते उड़ जाते हैं जब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर 1000 सनी के ऊपर पैरोस्पेरो, काताकुरी और हजारों की तादाद में चेस सोल्जर्स सनी के ऊपर मौजूद हैं। माफ करना, लगता है तुम्हारे दोस्त यहाँ पर नहीं है। वो लोग तो मामा के हाथों मर चुके होंगे और अब तुम दोनों की बारी है। बिग मॉम के बच्चों ने 1000 सनी को अपने कब्जे में ले लिया था और ब्रूक और चॉपर को स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की फिक्र होने लगती है और चॉपर उसी अटैक को देख लेता है जो कि नामी ने परफॉर्म किया था। पैरोस्पेरो, काताकुरी और बाकी सभी लोग भी इस हमले को देख पाते हैं। चॉपर भी हैरान हो जाता है। जरा उस हमले को देखो, वो एक पावरफुल थंडर अटैक है जो कि मामा ने ज़्यूस के जरिए किया होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अब तुम्हारे दोस्तों के बचने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो बेहतर यही होगा कि तुम उन सभी की जिंदा बचने की उम्मीदें छोड़ दो। चलो, हमारा एक काम तो पूरा हुआ। अब बस कैसे भी करके पुडिंग हमें वो वेडिंग केक बनाकर दे दे और उस केक को हम लोग मामा को दे देंगे और उनका हंगर पैंक शांत हो जाएगा। मुझे नहीं लगता मेरे दोस्तों को कुछ भी हुआ होगा। तुम्हें क्या लगता है चॉपर? हाँ ब्रूक, तुमने सही कहा, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो लोग सही होंगे। और पैरोस्पेरो ब्रूक और चॉपर से कहता है कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा दया आ रही है, इसलिए मैं एक एहसान तुम पर कर सकता हूँ। अब तुम्हारे दोस्त तो यहाँ पर मारे जा चुके हैं, तो यहाँ पर रुकने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो अगर तुम लोग अपनी सबमरीन के जरिए यहाँ से एस्केप करना चाहते हो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। तो आप हम पर मेहरबानी करना चाहते हैं? हाँ, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हमें यहाँ से भागने का मौका दे रहे हो, पर वो क्या है ना, हमें लड़ने की चुल मची है तो हम तुम्हारे साथ लड़के ही रहेंगे। और चॉपर और ब्रूक सनी पर जंप कर देते हैं और दोनों ब्रेव सोल्जर्स मैदान में उतर जाते हैं और यहाँ पर बिग मॉम दोबारा से खड़ी हो जाती है और जिस जगह पर वो हमला लैंड हुआ था यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था, लेकिन बिग मॉम उस गड्ढे को फाड़ते हुए, जमीन को फाड़ते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर चॉपर और ब्रूक बिल्कुल हीरोज की तरह इन सभी से लड़ रहे होते हैं, पर इन सभी की तादाद रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और ये सभी लोग ब्रूली के मिरर वर्ल्ड से एक के बाद एक अनलिमिटेड क्वांटिटी में आते ही जा रहे थे और अब ये दोनों भी थक जाते हैं और इनकी बढ़ती हुई तादाद को देखकर ब्रूक अपने सोल किंग वाले अटैक को यूज करने लगता है और गिटार बजाने लगता है और जितने भी चेस्टनट सोल्जर्स थे इसका ये बेसुरा गाना सुनते ही तृप्त हो जाते हैं और सभी सोल्जर्स निपट जाते हैं और सन्नाटा छा जाता है और ब्रूक के इस कॉन्सर्ट की वजह से जितने भी एनिमीज थे वो सभी तो इम्प्रेस हो ही जाते हैं कि तभी एक नाइट भी यहाँ पर आ जाता है और ब्रूक पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे ब्रूक फाइट करते हुए सोल पराडे नाम की टेक्निक का यूज करता है और सेकंड्स में ही 1000
सनी का फ्लोर फ्रीज हो जाता है और एक आइस की लेयर यहाँ पर बन जाती है और इस नाइट का बैलेंस बिगड़ जाता है और अपने दोनों पैरों पर ये खड़ा नहीं हो पाता है। ब्रूक ने अपना आधा काम कर दिया था और तभी चॉपर मैदान में उतरता है और कुंग-फू पॉइंट को एक्टिवेट करते हुए इस नाइट से लड़ना शुरू कर देता है और चॉपर इसे नॉकआउट कर देता है। इसके बाद हम पुडिंग और शेफोन को देखते हैं और ये सभी लोग अभी वेडिंग केक बनाने के लिए जा रहे थे। माफ करना शेफॉन, मैंने तुम्हें इन सभी में घसीट लिया, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ रही है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं ये सब कुछ नामी के लिए कर रही हूँ, जो कि लोला की बहुत ही अच्छी दोस्त है। वैसे भी काफी अरसे हो गए हैं हम दोनों बहनों ने साथ मिलकर कोई केक नहीं बनाया है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं और बेजे शेफोन से कहता है कि शेफोन आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अपनी जान को खतरे में मत डालो। लेकिन शेफोन फिर भी इसकी बात नहीं मानती है और कहने लगती है कि बेजी मुझे लूफी, नामी और सभी की मदद करनी ही होगी, क्योंकि नामी और बाकी सभी ने मेरी बहन लोला की मदद की थी और मैंने बदले में क्या किया, बस उनका शुक्रिया अदा किया। तुम ही बताओ बेजी, क्या ये इनफ है क्या? उन लोगों ने लोला की जान बचाई है और आज अब उनकी जान खतरे में है, तो प्लीज मुझे जाने दो। और हाँ, अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाता है तो प्लीज हमारे बच्चे का ख्याल रखना। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। पुडिंग और शेफोन नामी और सभी के पास पहुंच जाते हैं और शेफोन को पुडिंग के साथ देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और इन्हें लगता है कि पुडिंग ने शेफोन को किडनैप कर लिया है। तुम सभी लोग मेरी बात को गौर से सुनो, मैं यहाँ पर मामा के हंगर पैंक को रोकने के लिए आई हूँ, जिस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लूफी और बाकी सभी लोग पुडिंग का यकीन नहीं करते हैं और पुडिंग को देखकर अपना सांजी इसकी तारीफें करना शुरू कर देता है। तेरे मस्त मस्त तीन नैन मेरे दिल का ले गए चैन, सुनिए। हाय सांची। पर ये क्या चल रहा है भाई तुम्हारा? जब से सांजी से मिली है ना जाने इसे क्या हो गया है। और पीछे से बिग मॉम भी आ रही थी। पुडिंग जल्दी से इन्हें हमारा प्लान बताओ, वरना हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और पुडिंग अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है। बोलना तो कुछ और चाहती है पर रिएक्ट कुछ और ही करती है। अरे यार पुडिंग तुम छोड़ो। लूफी, दरअसल मामा को झूठ कहा गया है, उन्हें ऐसा बताया गया है कि तुम लोगों ने उनका वेडिंग केक चुराया है, इसलिए वो दुनिया के आखिरी कोने तक भी तुम्हारा पीछा करती रहेगी ताकि उसे उस वेडिंग केक को खाने के लिए मिल जाए। जब तक उन्हें वो वेडिंग केक टेस्ट करने को नहीं मिल जाता, मामा शांति से नहीं बैठने वाली है। पर भाई हमारे पास कोई केक नहीं है यार, मैं ये बात उसे बता चुका हूँ। हाँ मैं जानती हूँ लूफी, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई और चारा नहीं है। सांजी, मैंने पुडिंग से सुना है कि तुम बहुत ही बेहतरीन शेफ हो। हाँ, मैं एक मास्टर शेफ हूँ और मैं कुछ भी बना सकता हूँ। तो फिर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि अगर मामा का हंगर पैंक शांत नहीं होता है तो तुम लोग कभी भी यहाँ से एस्केप नहीं कर पाओगे। पर शेफॉन, तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो भाई? तुम लोगों ने लोला की जान बचाई थी और मुझ पर तुम्हारा एहसान है, मैं बस उसी को उतारना चाहती हूँ। पर आखिर हम ऐसा करेंगे कैसे? और शेफॉन बताती है कि सांची, मैं और पुडिंग हम तीनों ककाओ आइलैंड पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर उस केक को बेक करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। और तुम लोगों का काम ये होगा कि तुम लोग मामा को ककाओ आइलैंड तक लेकर आ जाओ। उसके बाद हमारा केक रेडी हो जाएगा और हम लोग उस केक को लेकर तुम लोगों की तरफ आएंगे और मामा को वो केक मिल जाएगा और इनका हंगर पैंक शांत हो जाएगा, जिसके बाद हम सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। और सांची शेफॉन के साथ जाने के लिए मान जाता है और तभी बिग मॉम की नजर पुडिंग और शेफॉन पर पड़ जाती है। आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? और बिग मॉम अपनी स्वॉर्ड से इन पर हमला करने लगती है। लूफी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा जरूर मिलेंगे, ठीक है सांजी? और सांजी पुडिंग और शेफॉन के साथ निकल जाता है और बिग मॉम के उस अटैक की वजह से दोनों तरफ के लोग बच जाते हैं और बीच में एक सड़क बन जाती है और ये सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। पर पुडिंग नोटिस करती है कि लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं और पुडिंग दोबारा से इन सभी के पास जाने लगती है। तुम सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो। जिस पर जिम्बे भी कहता है, न जाने मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। तो ठीक है, फिर इस काम को मुझ पर छोड़ दो। और पुडिंग अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करती है और यहाँ पर जितने भी होमीज होते हैं उन सभी पर अपना मेमोरी फिलामेंट नाम का अटैक यूज कर देती है और ये सभी होमीज को, जिनकी भी सोल्स का यूज करके इन्हें क्रिएट किया गया था, उन सभी की मेमोरीज को इन्हें दोबारा से याद दिला देती है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए सभी पेड़ यहीं पर रुक जाते हैं। हाँ पुडिंग, अभी तुमने किया क्या? हाँ सांची, मैंने इन पर अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज किया है, जिसकी वजह से इन्हें अपना बीता हुआ कल याद आ चुका है और मामा के ऑर्डर्स को थोड़े समय के लिए फॉलो नहीं करेंगे और ना ही हमें परेशान करेंगे। ये देखकर सांची पुडिंग की तारीफ करता है और पुडिंग दोबारा से फ्लैट हो जाती है और वही उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देती है। सांची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? हाँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ठीक है ना, क्यूटी से। और ये सभी लोग पुडिंग की हेल्प से सीड्यूसिंग वुड से बाहर निकल जाते हैं और जब सांची पुडिंग के साथ यहाँ से बाहर जा रहा था तो इसे नजर आता है कि चॉपर और ब्रूक पूरी तरह से दुश्मनों के बीच में घिरे हुए हैं और अब इनके पास भागने के लिए कोई भी चारा नहीं बचा है। अरे ये तो तुम्हारी शिप है ना, आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और तभी सांची की नजर काताकुरी और पैरो पर जाती है। अरे ये तो मेरे भाई हैं, इन लोगों ने तुम्हारी शिप पर कब्जा कर लिया। और तभी पुडिंग को दोबारा से वही पागलपन वाले दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं और अपना इविल चेहरा दिखाते हुए कहती है, हाँ सांची, अब देखना कैसे मेरे ये भाई तुम्हारे दोनों दोस्तों का कचुम्बर बना देते हैं। तुमने अच्छा किया कि मेरे साथ आ गए, वरना इनके हाथों तुम भी मारे जाते। पुडिंग, तुम्हें हो क्या गया है? जिसके बाद पुडिंग नॉर्मल हो जाती है। माफ करना, न जाने मुझे क्या हो गया था जो मैं ऐसी बकवास किए जा रही थी। सांची, अगर तुम अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हो तो हम तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। नहीं, मैं अपने दोस्तों को काफी अच्छे से जानता हूँ, वो इस मैटर को बहुत आसानी से सुलझा लेंगे। मुझे उन पर भरोसा है। अभी के लिए हमें वेडिंग केक पर फोकस करना होगा और एक ऐसा धुआंधार केक बनाना होगा जिसे खाकर बिग मॉम पूरे तरीके से नॉकआउट हो जाएगी। और 1000 सनी के ऊपर चॉपर और ब्रूक, हालांकि ये किसी तरह से अभी तक बैटल में टिके हुए थे, लेकिन अब इनकी हिम्मत भी जवाब देने लगती है और दोनों लड़ते लड़ते थक चुके थे। यकीन नहीं होता तुम मैदान में अभी तक टिके हुए हो, जबकि तुम लोगों ने हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को मार गिराया है। मैं तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ, पर कितने ज्यादा दुख की बात है कि हमारे सोल्जर्स की तादाद कभी भी कम नहीं होने वाली है। तुम लोग लड़ते लड़ते मर
जाओगे, लेकिन ये लोग खत्म नहीं होंगे। और दोबारा से वो सोल्जर्स इन पर हमला कर देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हार नहीं मानने वाले। और दोनों एक एक करके सभी को ठिकाने लगाना शुरू कर देते हैं। मानना पड़ेगा, इस हड्डी पहलवान में बहुत ज्यादा दम है। मुझे सोल किंग यूं ही नहीं कहा जाता, मैं हूँ आत्माओं का राजा। ओए दुश्मन, जरा इधर तो आजा। और चॉपर नोटिस कर लेता है कि ये सारे सोल्जर्स उस मिरर से आ रहे हैं जो कि नामी और रॉबिन के रूम का मिरर है। चॉपर दिमाग लगाता है, ब्रूक क्यों ना हम इसे तोड़ दे। हाँ चॉपर, इसे तोड़ देते हैं, बाद में उन दोनों से माफी मांग लेंगे। आखिर तुम किससे माफी मांगने की बात कर रहे हो? हाँ, तुमने वो थंडर लाइटनिंग नहीं देखी क्या? तुम्हारे दोस्तों का अभी तक पापड़ बन चुका होगा। तो मैं तुम्हें अभी भी अपना पुराना ऑफर देना चाहता हूँ। अगर तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो तो भाग जाओ, और अगर तुम लोग लड़ने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता देता हूँ, तुम लोग लड़ते लड़ते मर जाओगे, तुम्हारे पुर्जे अलग हो जाएंगे, लेकिन हमारे ये सोल्जर्स इस मिरर से आना बंद नहीं करेंगे। तो बेहतर यही होगा, चुपचाप सरेंडर कर दो। और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्शने के बारे में सोच सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हारे दोस्त कब के मारे जा चुके हैं, तो अब ये सब करने का कोई फायदा नहीं। हो गई तुम्हारी बकवास, मिल गया तुम्हें सुकून। हाँ, अब मेरी बात को गौर से सुनो, मैं दोबारा अपनी बात को दोहराऊंगा नहीं। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप 1000 सनी से चले जाओ, क्योंकि ये शिप स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की है। और ऐसा बोलकर ब्रूक तेजी से पैरोस्पैरो पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, पर पैरोस्पैरो अपनी स्टिक का यूज करके इसके इस हमले को रोक देता है। इसके बाद हम ज़्यूस को देखते हैं और प्रोमेथियस इस पर भड़क रहा होता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मामा पर हमला कैसे कर सकते हो? अरे यार, मुझे नहीं पता था, मुझे क्या हो गया था। पर मैं क्या करूँ, वो खाने में इतनी ज्यादा टेस्टी है, मैं खुद को रोक नहीं पाया। अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगा, समझ गए ना। और बिग मॉम पागलों की तरह नेपोलियन को अपने हाथ में उठाती है और दोबारा से उसी पावरफुल स्लैश को स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की तरफ परफॉर्म कर देती है। और नामी इस अटैक की चपेट में आने वाली थी, लेकिन जिम्बे इसकी जान बचा लेता है और बिग मॉम दोबारा से उसी हमले को परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी पेड़ थे वो टूट जाते हैं और लूफी और बाकी सभी को आगे बढ़ने में दिक्कत होने लगती है। और बिग मॉम भी दौड़ते हुए इनका पीछा करना शुरू कर देती है। स्ट्रॉ हेड, चाहे कुछ भी कर लो, तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। और बिग मॉम मैदान में प्रोमेथियस को बुला लेती है और हेवनली फ्लेम नाम का अटैक परफॉर्म कर देती है। गाइस, यहाँ से तेजी से निकलो। पर बिग मॉम ने उस अटैक को जमीन पर लैंड कर दिया था, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव क्रिएट हो जाती है